गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग आज पहले डे पे आ रहे हैं वीक 1 के, जिसमें हम लोग सी प्रोग्रामिंग के पूरा बेसिक से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, आप सब लोगों को सिलेबस मिल गया होगा, ग्रुप पे आ गया होगा। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वीक 1 में स्टार्टिंग से पूरा देखने वाले हैं। तो यार किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के पहले हमको उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को सीखना पड़ता है। जैसे कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं आप, तो उसके पहले आपको जानना पड़ता है कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट के वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग कोई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया की, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस, जावा हो, चाहे सर पाइथन आपकी हो। वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार। यार मेरा तो नेट सही आ रहा है। सही है सर। अभी आ नहीं रही है सर, सर, सही आ सुमित रही। भाई सही है सर। सही आ रही है। नहीं सर सर, सुमित आपका भाई वॉइस रिकनेक्ट नहीं कर आ लो। रहा है। हाँ, अपना अपना सही है रिकनेक्ट कर लो, सर। दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही कि मेरी कनेक्टिविटी सही है बिल्कुल। लगता है ना आपकी सही है। हम्म, तो किसी मैं बता रहा था, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के पहले हम लोग को सिर्फ टर्मिनोलॉजी को सीखना पड़ती है। टर्मिनोलॉजी क्या होती है? तो यार बीएससी ब्लेंड क्लास किसी ने करी होगी, उसमें उन्होंने बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और एक असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो जिसने नहीं करी थी क्लास बीएससी ब्लेंड किसी रीजन से, तो उसको एक बार मैं बता रहा दोबारा कि जो असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं जो इंग्लिश वर्ड्स में होते हैं, लेकिन उसकी कुछ मीनिंग भी होती है। जैसे हम लोग को 2 नंबर को ऐड करना है, तो हम लिखेंगे ए, तो लिखेंगे ऐड, ए डबल डी बी। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग कि अगर ए और बी को ऐड करना है, तो मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे हम लोग? ए प्लस का साइन फिर बी लिखते हैं। लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज में उस चीज़ को लिखेंगे, तो लिखेंगे ए ऐड बी, ए डबल डी लगाएंगे वहाँ पे। ठीक, इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट करना है 2 नंबर को, तो लिखेंगे ए एस यू बी सब, ए सब बी। इसे अगर मल्टीप्लाई करना है तो ए एम यू एल मल डी। ठीक है, तो ये होती है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको हम यूजर्स, यूजर मतलब इंसान, जो एक ह्यूमन बींग ईजिली समझ सके। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और वेरएज एक हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? एक हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा। जो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इजीली कंप्यूटर समझ सकता है, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज समझ सकते हैं, पर लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो असेंबली लैंग्वेज हम लोग क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो हम लोग कंप्यूटर लेता है, उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब पता है मशीन लैंग्वेज क्या होती है? यार मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो बाइनरी फॉर्म में होती है। अब बाइनरी फॉर्म सबको पता है वो क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। जो कंप्यूटर हम लोग का होता है वो हमेशा किसी भी, उसके अंदर कोई भी इनपुट देते हैं तो वो हमेशा उसको 0 और 1 के फॉर्म में ही लेता है। तो कोई भी आउटपुट जो देता है हम लोग को, वो भी 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो उसी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक, तो अब हम लोग कोई एक प्रोग्राम लिख रहे हैं मान लो, तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, तो वो हम लोग की हाई लेवल लैंग्वेज होगी। लेकिन कंप्यूटर क्या है हम लोग का? वो बस हम लोग का बाइनरी फॉर्म या मशीन लैंग्वेज को समझ पाता है, तो वो हम लोग की उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को समझ नहीं पाएगा। तो उस प्रोग्राम को हम लोग को क्या है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो उसी कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर्स का। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है चाइनीज़ बोलता है, उसे सिर्फ चाइनीज़ आती है, और एक बंदे को सिर्फ इंग्लिश आती है। अब दोनों ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे दूसरे के साथ? तो वहाँ पे हम लोग को एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसलेटर क्या होता है? तो ट्रांसलेटर वो होता है, तो मान लो चाइनीज़ बंदे ने कुछ बोला चाइनीज़ में, तो उस चाइनीज़ भाषा को या उस लैंग्वेज को समझेगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और फिर वो इंग्लिश वाले पर्सन को इंग्लिश में बता देगा। तो इंग्लिश वाला पर्सन जो है वो कुछ रिस्पॉन्स देगा उसका, तो वो इंग्लिश में बोलेगा। अब चाइनीज़ वाले बंदे को वो इंग्लिश भाषा समझ में आने नहीं वाली, तो जो ट्रांसलेटर खड़ा है जो उनके बीच में, वो उस इंग्लिश भाषा को चाइनीज़ में कन्वर्ट करेगा और फिर चाइनीज़ वाले बंदे को चाइनीज़ के फॉर्म में बता देगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर कंप्यूटर में ऐसे ही वर्क करते हैं। वो करते क्या है? ये एक हाई लेवल लैंग्वेज को एक लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यार जो ट्रांसलेटर्स होते हैं बेसिकली वो 3 टाइप के होते हैं हम लोगों के। तो पहला ट्रांसलेटर जो होता है वो होता है असेंबलर, दूसरा जो पढ़ेंगे वो होगा कंपाइलर हम लोग का, और जो तीसरा ट्रांसलेटर हम लोग पढ़ेंगे वो है हम लोग का इंटरप्रेटर। तो अब असेंबलर क्या आता है, क्या होता है बेसिकली? तो असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो हम लोग का असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड बोलो या ऑब्जेक्ट कोड बोलो या हम लोग का मशीन लैंग्वेज बोलो, उसमें कन्वर्ट करता है। तो असेंबलर क्या है बेसिकली? असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम लोग के एक असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे असेंबलर एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है। जैसे आपको डायग्राम में फ्लो चार्ट जो बना है छोटा सा, उसमें दिख रहा है कि ये एक सोर्स कोड है। सोर्स कोड क्या होता है ये भी समझ लो। सोर्स कोड वो कोड होता है या वो फाइल होती है जो हम लोगों ने प्रोग्राम में लिखी है। ठीक है,
सिंपली कोई भी प्रोग्राम लिखा है तो उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, इंग्लिश के फॉर्म में लिखा है, कोई भी लैंग्वेज लिखा है तो उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, जो सोर्स कोड होता है वो यूजुअली हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता है, जिसको हम लोग या तो सी प्रोग्राम में लिखेंगे या सी प्लस प्लस के थ्रू लिखेंगे या पाइथन के थ्रू लिखेंगे। ये सारे हम लोग के हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक, तो जो सोर्स कोड है इसको हम लोगों ने असेंबलर को दिया। असेंबलर क्या करेगा, अब उस सोर्स कोड को जो हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में है उसको हम लोग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। तो उसके बाद जो हम लोग को फाइल मिलने वाली है वो हम लोग की ऑब्जेक्ट फाइल होती है या ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं उसको, और उसका एक्सटेंशन जो होता है वो .obj होता है। ठीक, और सोर्स कोड होता है भाई होगा। ठीक, पूरे प्रोग्राम को एक बार में, पूरे प्रोग्राम को उठाया उसने, पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया और हमको .obj फाइल प्रोवाइड कर दी। ठीक, अब जो .obj फाइल हम लोग को प्रोवाइड करी है उसको हम लोग फिर उसको देते हैं, लिंकर को देंगे, फिर लोडर को देंगे, फिर हम लोग को एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगी, फिर हमको आउटपुट मिलेगा। सर अभी आप हेलो सर, आपकी आवाज़ चली गई थी बीच में। आवाज़ चली गई थी, चलो कोई नहीं, अभी आ रही है मेरी आवाज नहीं गई थी, नेट कनेक्ट नहीं गई थी सर। फिलहाल तो आवाज़। अरे ठीक सर थोड़ा धीरे धीरे समझाइए। हाँ, अगर ना आए समझे तो पूछ लेना। असेंबलर समझ में आ गया ना सबको? यस सर। सर यस। हेलो हाँ, सर। ठीक है। हाँ हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल हो सकता है, मतलब इंग्लिश, हिंदी, ये सब। और मशीन लैंग्वेज का 01। और तो सर मतलब एग्जाम, मतलब जो बताएं सर उसका क्या एग्जांपल हो? असेंबली लैंग्वेज का? असेंबली लैंग्वेज के एग्जांपल हम लोग का पास्कल ले सकते हैं, और नहीं पास्कल तो हम लोग की हाई लेवल है। असेंबली लैंग्वेज खुद ही में एक लैंग्वेज है। हम लोग की स्टार्टिंग में थी एस्पेक्ट नाम की, वो हम लोग की एक असेंबली लैंग्वेज थी। ठीक, उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं अब, ये हाई लेवल लैंग्वेज आ गई उससे सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो कंपाइलर हम लोग देख रहे थे, कंपाइलर क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसलेटर जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को हम लोग का मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब कंपाइलर करता है क्या है कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में वो हम लोग का मशीन कोड में कन्वर्ट करके हम लोग को ऑब्जेक्ट फाइल प्रोवाइड कर देता है। ठीक, अब जो इंटरप्रेटर होता है, अब इंटरप्रेटर क्या होता है, तो इंटरप्रेटर बेसिकली हम लोग का ट्रांसलेटर है जो किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, अब कंपाइलर क्या कर रहा था कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर रहा था ऑब्जेक्ट कोड में। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये हम लोग का लाइन बाय लाइन किसी भी प्रोग्राम में कुछ लाइन्स लिखी होंगी, 20, 30, 100, 100, 1000, उनमें एक एक लाइन को पकड़ता है तो उस लाइन को हम लोग का वो ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है और साथ ही साथ एग्जीक्यूट भी कर देता है, रन भी कर देता है उस समय। ठीक है, तो यही अंतर होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। काम एक ही है कि दोनों को एक किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, लेकिन कंपाइलर जो है वो एक बार में सारे पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, और वेरस जो इंटरप्रेटर है हम लोग का वो किसी प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन एक लाइन को पकड़ता है और उसको हम लोग का ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके हम लोग को दे देता है। ठीक, तो यार एक और अंतर है दोनों के बीच में क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, वो ये होता है कि जो कंपाइलर हम लोग का होता है वो डायरेक्टली किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा। ठीक है, कंपाइल करने के बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट फाइल प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद जो लिंकर और लोडर है उसकी हेल्प से हम लोग उसको रन कराते हैं। ठीक, तो मतलब ये है यहाँ पे कि जो एग्जीक्यूशन है या कोई प्रोग्राम है उसको रन कराना है तो उसको 2 स्टेप रिक्वायर्ड हो रही है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी सोर्स कोड है या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको वो पहले हम लोग का एक लाइन पकड़ेगा, उसको कंपाइल भी कर देगा, मतलब ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट भी कर देगा और उसके में उसको रन भी करा देता है। ठीक है, इसीलिए जो इंटरप्रेटर है उसमें हम लोग की कोड की डीबगिंग ईजी रहती है। अब डीबगिंग क्या होता है इसे हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कोड को एक ही फाइल में लिंक कर देगा, मतलब एक फाइल में ऐड कर देता है। ठीक है, तो अब जो फाइल मिलती है लिंकर के बाद उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है, इसको कुछ ना कुछ मेमोरी तो चाहिए, अगर उससे रन कराना है हम लोग को कुछ आउटपुट चाहिए उससे, उसको कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए हम लोग की।
तो बेसिकली शुरुआत में क्या होता है, वो हम लोग का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है। तो लोडर अब क्या करता है, यहाँ पे लोडर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठा के वहाँ से प्राइमरी स्टोरेज में ले जाता है, मतलब रैम में ले जाता है, जिससे वो हम लोग को तुरंत एग्जीक्यूट रन हो सके। देखो यहाँ पे डायग्राम देख रहा है आपको, जो सोर्स कोड था पहले वो कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने उसको कंपाइल किया तो हम लोग को ऑब्जेक्ट कोड दे दिया। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट कोड होंगे और कुछ एडिशनल फाइल होंगी। एडिशनल फाइल क्या हो सकती है? सर ये सोर्स कोड कैसे बनता है? सोर्स कोड वो प्रोग्राम जो हमने सिंपली लिखा हुआ है, जैसे 2 नंबर मतलब ये हम बनाते हैं? हाँ, ये हम लोग बनाते हैं सोर्स कोड। अब प्री प्रोसेसर क्या होता है सर? प्री प्रोसेसर्स फाइल्स होती हैं कुछ एडिशनल, अब वो सी में आएगा, अभी पढ़ाऊंगा जब एस लगाते हैं इंक्लूड करते हैं वो सब आएगा, तो उसमें अभी ना जाओ, अभी सी पे ना जाओ। अभी मैं बता रहा हूँ कि लिंकर क्या होता है, लोडर पता ही होगा, ठीक है? तो प्री प्रोसेसर बाद में बताते हैं। नहीं, लेकिन कंपाइलर से पहले तो सी प्रोसेसर चलता है ना। अरे तुम सी का बता रहे हो, कोई भी प्रोग्राम अगर सी में लिखा हुआ है, अगर उससे अगर हम लोग हैश का साइन लगा देते हैं ना, तो डायरेक्टली कभी कंपाइल नहीं होता है, वो पहले प्री प्रोसेसर के पास जाता है, वहाँ पे पहले उसे प्रोसेस किया जाता है, उन हैश को हटाया जाता है, फिर पूरा कोड बनता है, वो कंपाइलर के पास जाता है, वो पूरा प्रोसेस है, वो तो अलग है, वो सी का है। अभी सी नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी क्या है कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ने के पहले का। जब सी पढ़ाऊँगा तो प्री प्रोसेसर क्या होता है, मैक्रोस क्या होता है, ये सब बताऊँगा, ठीक? उसकी चिंता ना करो अभी। हाँ, तो बता रहा था कि मैं कोई भी सोर्स कोड है उसे कंपाइल किया, ट्रांसलेट किया, ऑब्जेक्ट कोड बना। बहुत सारे ऑब्जेक्ट कोड हैं, कुछ लाइब्रेरी पैकेजेस भी हैं, उन सबको हमने लिंकर के थ्रू एक फाइल में ऐड कर लिया। उस फाइल को बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कराने के लिए हमको इसको प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ेगा, तो प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम करता है लोडर। तो लोडर ने क्या किया, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठा के हम लोग प्राइमरी मेमोरी में ले आया, कुछ उसको स्पेस प्रोवाइड कर दी, मेमोरी प्रोवाइड कर दी, तो फिर उस प्रोग्राम को उन्होंने रन कराया और हम लोग को कुछ ना कुछ आउटपुट मिल गया। तो बेसिकली लिंकर क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम लोग के बहुत सारी फाइल्स को, ऑब्जेक्ट कोड्स को और एडिशनल पैकेजेस को एक फाइल में इंक्लूड करके देता है। और लोडर क्या होता है, लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम लोग के किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम लोग के मेन मेमोरी में डाल देता है रन कराने के लिए, उसको मेमोरी प्रोवाइड कर देता है, ठीक? सर नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। तो लिंकर लोडर समझ दोनों सब लोग को आ गया कि लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, और ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या यूज है इनका, ठीक? हाँ सर, दुर्गे सर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। तो बैठे हो, आपको टीवी चलानी, टीवी ऑफ है अभी, तो टीवी ऑन करने के स्टेप क्या होंगे? पहला स्टेप ये होगा कि आप खड़े हो, दूसरा स्टेप ये होगा कि आप रिमोट तक जाओ, तीसरा ये रिमोट उठाओ, तो उसका क्या है, टीवी के लोग रिमोट स्विच दबा दो, टीवी ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि टीवी को ऑन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप करने पड़ रहे हैं, तो उन्हीं स्टेप को अगर हम लोग एक कलेक्शन में लिख दें तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो उसी प्रकार से कोई भी अगर प्रोग्राम है या कोई भी एक टास्क है उसे हमको कंप्लीट करना है, तो जितने स्टेप में हो पा रहा है तो उस स्टेप से कलेक्शन को हम लोग एक एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक? अब एल्गोरिदम का एक फ़ायदा ये है कि एल्गोरिदम किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं बना हुआ है। मतलब मान लो कोई एक एल्गोरिदम है, उसे या कोई टास्क का हमने एल्गोरिदम लिख रखा है, तो सब ये तो है नहीं कि हम लोग सिर्फ सी में कर सकते हैं, इसे सिर्फ पाइथन में कर सकते हैं। उस एल्गोरिदम को हम लोग किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक? एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैंने अभी टीवी ऑन करने वाला एग्जाम्पल बताया एल्गोरिदम का, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सिर्फ सोनी की टीवी ऑन कर पाएंगे, कोई और दूसरी टीवी उसको ऑन नहीं कर पाएंगे, सैमसंग की टीवी तो वो ऑन नहीं होगी, ऐसा थोड़ा ना है। सारे टीवी ऑन करने के स्टेप तो एक ही जैसे होंगे ना, ठीक? उसी तरह से अगर मैगी बनाने के कोई स्टेप हैं बहुत सारे, इस तरह से येपी नूडल होंगे, उसके भी स्टेप सेम ही होने वाले हैं, अंतर तो कोई आने नहीं वाला है दोनों को बनाने में। तो उसी प्रकार से कोई भी एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है तो उसको हम लोग किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। मतलब ये कि अगर हम लोग को 2 नंबर ऐड करने हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सी के लिए एल्गोरिदम बना रहे हैं तो एल्गोरिदम अलग होएगा, वो पाइथन के लिए ऐड करने के 2 नंबर का अलग होगा, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए एल्गोरिदम सेम होने वाला है ऐड करने का, ठीक? तो एल्गोरिदम बेसिकली क्या है, स्टेप ऑफ कलेक्शन है स्टेप्स का, जो हम लोग किसी भी टास्क को करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, और ये किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए नहीं बना है, किसी भी एल्गोरिदम को हम लोग किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। ये जो एल्गोरिदम होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज होते हैं, किसी भी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करते हैं हम लोग, ठीक? तो अब एल्गोरिदम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अब वो देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है वो है अनएम्बिगियस। अब अनएम्बिगियस का मतलब क्या है कि जो
एक एक स्टेप है एल्गोरिदम का, उसकी कुछ ना कुछ एक प्री डिफाइंड मीनिंग होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसकी मीनिंग ही निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेप है फर्जी का लिखा हुआ है, उससे कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्गोरिदम के सारे स्टेप पे कुछ ना कुछ एक मीनिंग होनी चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, इनपुट। तो एल्गोरिदम में है, कोई भी एल्गोरिदम है वो कुछ ना कुछ इनपुट लेगा ही, या कोई इनपुट नहीं लेगा, ठीक। या तो एक एल्गोरिदम में 0 इनपुट होगा या 0 से ज़्यादा इनपुट होंगे, ठीक। अब आउटपुट में क्या है, अच्छा देखो, कोई भी टास्क कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर होता है, ऐसा नहीं कुछ आउटपुट हो ही नहीं टास्क में। कोई भी काम कर रहे हो कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगा वो, चाहे सो रहे हो तो सोने का आउटपुट क्या है कि आपको रेस्ट मिल रहा है। तो उसी प्रकार से एक एल्गोरिदम का कुछ ना कुछ आउटपुट होता ही होता है। तो हर एक एल्गोरिदम का एटलीस्ट 1 आउटपुट होने वाला है, एक आउटपुट या उससे ज़्यादा आउटपुट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आउटपुट। याद रखो कि कोई भी एल्गोरिदम है उसका एटलीस्ट 1 आउटपुट होने ही वाला है हम लोग के पास, ठीक। अब फाइनाइटनेस होनी चाहिए, मतलब एल्गोरिदम में ये नहीं कि जो स्टेप है वो लोग इनफाइनाइट है। स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम शुड बी फाइनाइट इन नंबर, तभी तो हम लोग किसी टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे, एंड कर पाएंगे। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप है तो कभी वो टास्क कंप्लीट ही नहीं होने वाला, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसलिए जो एल्गोरिदम के स्टेप होने चाहिए वो हमेशा ही फाइनाइट होने चाहिए, ठीक। तो अगला जो पॉइंट है वो है फीजिबिलिटी। तो लिखा है शुड बी फीजिबल विद इन दी अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम को यूज़ करने वाले हैं, प्रोग्राम में जो फाइल्स यूज़ करने वाले हैं, कुछ इनपुट देने वाले हैं, तो हम लोग के ऐसे होने चाहिए जो हम लोग कंप्यूटर हैंडल कर सके। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर हैंडल नहीं कर पा रहा है, हम लोग फीजिबिलिटी में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा हम लोग एल्गोरिदम कुछ काम का ही नहीं है। और लास्ट स्टेप क्या है, इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, मतलब कोई भी एल्गोरिदम के जो हर एक स्टेप है वो किसी अगले, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो एक एल्गोरिदम होता है वो हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बना सकते हैं, सी के ऊपर जो बनेगा वो हम लोग पाइथन से भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से जो एल्गोरिदम होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मतलब मान लो एक एल्गोरिदम है, बताया था मैंने एग्जांपल कि 2 नंबर को ऐड करना है ए और बी, तो हमने एल्गोरिदम लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एल्गोरिदम सिर्फ सी पे चलेगा, सी पे भी यूज़ कर सकते हैं उसको हम लोग, पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस पे यूज़ कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम क्या है, कुछ नहीं, बस बेसिकली एक सेट ऑफ स्टेप है जो हम यूज़ करने वाले हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, पहले ये कि अनएम्बिगियस होना चाहिए, दूसरा ये कि फाइनाइट होना चाहिए, तीसरा ये कि उसमें 0 या 0 से ज़्यादा इनपुट होने चाहिए, चौथा ये कि एटलीस्ट 1 आउटपुट तो उसका होना ही चाहिए, पांचवा कि फाइनाइट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि एक एल्गोरिदम के जो स्टेप है वो फाइनाइट होने चाहिए, कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं। अगर इनफाइनाइट है तो टास्क कंप्लीट नहीं होने वाला। और लास्ट ये कि वो एल्गोरिदम के जितने भी स्टेप है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कोई भी लैंग्वेज में लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सर आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, उसमें लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गोरिदम क्या होते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं वो लेंगे हम लोग 2 नंबर को ऐड करने का। तो बेसिकली क्या है, एल्गोरिदम में कोई लैंग्वेज नहीं है, एल्गोरिदम हम लोग इंग्लिश में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने शुरुआत में एग्जांपल लिया था किसी टीवी को ऑन कैसे करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या था, खड़ा होना मतलब क्या, कोई भी स्टेप को स्टार्ट करना है, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर मान लो हम लोग को 2 नंबर ऐड करने हैं, तो पहला काम ये होगा कि हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट कराएं। तो स्टेप 1 में क्या आ रहा है हम लोग का, स्टार्ट आ रहा है, देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2 नंबर्स को ऐड करने का। प्रॉब्लम में लिखा है डिज़ाइन एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक। तो स्टेप 1 में क्या लिखा है, स्टार्ट, मतलब यहाँ से हम लोग का एल्गोरिथम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो स्टेप 2 में अब क्या रहा है, डिक्लेयर 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी। तो यार एक चीज़ समझ लो कि कोई भी लैंग्वेज है उसमें लोग नंबर को ऊपर करते हैं, तो नंबर को स्टोर करने के लिए कुछ हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं। तो अब उसमें ना जाओ, सिंपली ये समझो, जो हम लोग यहाँ पे 3 नंबर क्यों ले रहे हैं, ए बी सी, क्योंकि ए में हम लोग वो नंबर लेंगे जो ऐड करना है, और बी में दूसरा नंबर लेंगे जो ऐड करना है, और सी में क्या करेंगे हम लोग उनका रिजल्ट स्टोर कराने वाले हैं, ठीक है। सी मतलब जो ए प्लस बी का आंसर है वो सी मान लेना है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 2 में 3 इंटीजर को डिक्लेयर कर दिया। अब डिक्लेयर करना क्या है, अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा डिक्लेयर करना क्या होता है। जैसे इतना समझ लो कि हमने 3 वेरिएबल बना दिए या 3 नंबर बना दिए, एक ए, एक बी, एक सी। जैसे अलजेब्रा में नहीं पढ़ते हो कि x = 4, y = 3, z = x + y कर दिया तो 4 + 3 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ए बी सी को मान लो, हमने क्या किया, ए बी सी को क्रिएट कर दिया या डिक्लेयर कर दिया स्टेप 2 में। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग, अब यार 2 नंबर को ऐड करना है, ए और बी हमने ले लिया है, तो ए और बी कुछ ना कुछ वैल्यू तो देनी पड़ेगी। मान लो ए में हमने 5 स्टोर करा दिया और बी में हम लोगों ने 6 स्टोर करा दिया है। तो स्टेप 3 में वही करा रहे हैं कि ए और बी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको वैल्यू डिफाइन करवा रहे हैं।
ठीक, तो स्टेप 3 वही है कि डिफाइन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब स्टेप 4 में क्या आता है कि हम लोग ए और बी को सिंपली ऐड कर देंगे। तो क्या लिख देंगे हम लोग वहाँ पे कि ऐड ए प्लस, मतलब ऐड ए एंड बी, या सिंपली लिख दिया यहाँ पे ऐड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब आता है अगला स्टेप, इसमें क्या हम लोग कि जो अब जो आंसर आया है ए और बी का, अब इसको किसी न किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कराना है। ठीक है, तो तीसरा वेरिएबल हमने लिया था सी, तो हमने क्या करना है यहाँ पे कि स्टोर द आउटपुट ऑफ ए प्लस बी इन सी, या सिंपली लिख दो कि स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4 टू सी, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, या सिंपली यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसे लिखना हो तो। ठीक, अब स्टेप सी में क्या हम लोग प्रिंट कर देंगे सी को, तो मैं यहाँ पे लिख दिया प्रिंट सी। तो स्टेप 7 क्या हो गया, स्टॉप, मतलब प्रोग्राम हम लोग का यहाँ पे एंड होता है। तो यार एल्गोरिथम समझ में आया होगा। एक और बार देख लेते हैं एल्गोरिथम को यार। अब ऐसा नहीं है कि मान लो 4-5 लड़के बैठे हुए हैं, तो किसी लड़के ने सेम टू सेम एल्गोरिथम लिख दिया, ठीक, और दूसरे लड़के ने कुछ अलग एल्गोरिथम लिखा, लेकिन मीनिंग वही निकल रहा है। तो ये नहीं कि दोनों का गलत है या दोनों का सही है, दोनों का ही सही माना जाएगा यहाँ पे। बस यहाँ पे एल्गोरिथम जो है, जैसे मैंने बताया था, इंडिपेंडेंट होता है लैंग्वेजेस के ऊपर, किसी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो मैंने कुछ एल्गोरिथम बनाया, तो उसमें मैंने स्टेप 4 को गायब ही कर दिया। स्टेप 4 की जगह मैंने लिख दिया, जैसे स्टेप 4 को हमने गायब कर दिया और स्टेप 5 में लिख दिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग सी में क्या स्टोर कर रहे हैं, ए प्लस बी। यार अभी थिंक पैड नहीं हो ना, उसी से बताता है मैं सही से, यहीं पे समझो। जैसे साइड में लिखा हुआ है, देखो जैसे एग्जांपल एक और लिखा है कि स्टेप 1 क्या हम लोगों ने स्टार्ट किया, स्टार्ट ऐड, ऐड मान लो क्या है, ऐड नाम है प्रोग्राम का हम लोग का, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया बेसिकली अपना एल्गोरिथम। स्टेप 2 में क्या लिखा है, गेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब दोनों एल्गोरिथम को देखना है, जो लेफ्ट वाला भी है राइट वाला भी है। अब देखो लेफ्ट वाले में लिखा है डिक्लेयर इंटीजर ए एंड बी एंड सी, और राइट में क्या है, गेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो यार राइट वाले में क्या है, लोगों ने स्टेप 2 को स्किप कर दिया, हटा ही दिया डायरेक्ट। जो इनका स्टेप 3 है लेफ्ट वाले का, वो स्टेप 2 बन गया राइट वाले का, तो अंतर कुछ नहीं पड़ रहा, दोनों सेम ही है, काम एक ही कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम दो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम एक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यार स्टेप 3 में क्या है, वही जो मैं बता था कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सिंपली लिख दिया स्टेप 3 में, और फिर स्टेप 4 में क्या मैंने सी को डिस्प्ले करा दिया और स्टेप 5 में स्टॉप कर दिया। तो देख रहे हो किस तरीके से कि दोनों एल्गोरिथम देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन काम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई एल्गोरिथम, कोई टास्क है, उसको करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आउटपुट वो क्या करेंगे, कुछ एक ही देंगे। अब मान लो एग्जांपल क्या ले लें यहाँ पे कि मुझे स्कूल मेरा ख़त्म हुआ, मैं स्कूल से घर आना चाह रहा हूँ। अब ये हो सकता है स्टेप कि मैं डायरेक्टली स्कूल से घर आ गया। एक ये भी हो सकता है कि मान लो अपने स्कूल से मैं निकला, किसी दुकान में गया, वहाँ पे कुछ खाया, फिर वहाँ से मैं घर आ गया। तो यहाँ पे 2 स्टेप में हुआ कि पहले मैं स्कूल से घर गया, मतलब दुकान तक गया, और दुकान से मैं घर आया। और पहले मैं क्या करता, मैं डायरेक्टली आ रहा था, एक ही स्टेप में घर आ गया। ठीक है, लेकिन आउटपुट क्या निकला कि मैं स्कूल से घर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि 2 नंबर को ऐड करना है, स्टेप अलग अलग हैं, लेकिन आउटपुट क्या अंत में आ रहा है कि हम लोग एक सी वेरिएबल में ए और बी का एडिशन कर रहे हैं, और सी वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, तो एल्गोरिथम सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग को मान लो 2 नंबर को डिवाइड करना होता है, तो क्या करते हैं, तो स्टेप 1 क्या होता है वहाँ पे, स्टेप 1 सबसे चीज़ याद रखना, स्टेप 1 और स्टेप लास्ट हमेशा ही होगा, स्टार्ट और स्टॉप। स्टेप 1 क्या होने वाला है यहाँ पे, स्टार्ट, और स्टेप लास्ट वाला क्या होगा, स्टॉप होगा। ठीक, तो अब एक एल्गोरिथम एक और देखते हैं, इसमें तो शायद स्लाइड में नहीं दिया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो 2 नंबर को हम लोग को डिवाइड करना है, तो उसका एल्गोरिथम क्या होने वाला है। तो स्टेप 1 क्या होगा, सबको पता है पहला स्टेप क्या होगा कि स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ लिखेंगे हम लोग स्टार्ट सिंपली। अब स्टेप 2 में क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टेप 2 में हम लोग लिख सकते हैं कि गिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्योंकि कुछ 2 नंबर को डिवाइड करोगे तो उनकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ लो गई। तो स्टेप 2 में हमने क्या लिखा, गिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक, अब स्टेप 3 में क्या करोगे, स्टेप 3 में आप ये लिख सकते हो कि डिक्लेयर एंड वेरिएबल सी, कि सी में हम लोग आंसर स्टोर कराने वाले हैं। या सिंपली आप ये भी लिख सकते हो स्टेप 3 में कि सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, ये भी लिख सकते हो। ठीक, अब इतना हो गया। अब स्टेप 4 में क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंट सी या डिस्प्ले सी, दोनों एक ही चीज़ है, प्रिंट करा दो सी को या डिस्प्ले करा दो सी को। अब स्टेप 5 क्या हो जाएगा हम लोग का, लास्ट स्टेप स्टॉप हो जाएगा बस। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे, सर एक बार डिवाइड वाला देखो, पहला स्टेप क्या था, स्टार्ट, कोई भी एल्गोरिथम हो पहला स्टेप क्या होने वाला है, उसका स्टार्ट होगा। ठीक, स्टेप 2 में क्या लेंगे, अब वो 2 नंबर तो लेंगे हम लोग को जो हम लोग को डिवाइड करा, तो स्टेप 2 में लिख देंगे हम लोग गिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, सिंपली लिख दो सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी,
कि अगर बड़ा एल्गोरिदम लिखना है 4-5 स्टेप 6 स्टेप का लिखना है तो स्टेप 3 में ये लिख दो कि डिक्लेयर एंड वेरिएबल सी, एक सी वेरिएबल हमने बना दिया। फिर स्टेप 4 में क्या लिखोगे कि सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, सी में ए डिवाइड बाय बी स्टोर करा रहे हैं। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे हम लोग, उस सी को प्रिंट कराएंगे या डिस्प्ले कराएंगे, दोनों चीज़ होता है, प्रिंट कराना या डिस्प्ले कराना एक ही बात होती है। तो वहाँ लिख देंगे हम लोग प्रिंट सी, और स्टेप 6 क्या हो जाएगा हम लोग का स्टॉप, क्योंकि हम लोगों ने जो टास्क था तो हो चुका है, अब एक और को हम लोग कर देंगे स्टॉप यहाँ से। ठीक, तो ये था हम लोग का किसी 2 नंबर को डिवाइड करने का एल्गोरिथम। तो यार इसी तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि 2 नंबर में बड़ा कौन सा है, इसका भी एल्गोरिथम बना सकते हैं। इसका एल्गोरिथम कैसा होगा, एक और बार ये भी सुन लेते हैं कि अभी यार लिखने के लिए कुछ है नहीं तरीका, तो सुन ही लो सब लोग। तो नंबर मान लो है ए और बी, उनका कंपैरिजन कराना है कि कौन बड़ा है, और जो बड़ा है उसको प्रिंट करा देंगे। ये हम लोग का टास्क है, ये हम लोग करना है। तो एल्गोरिथम इसका लिखेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, फिर से वही स्टार्ट कराएंगे दोनों प्रोग्राम को, तो वहाँ लिखेंगे हम लोग स्टेप 1 में स्टार्ट। अब स्टेप 2 में क्या आएगा, अगर 2 नंबर को कंपेयर करना है अगर हम लोग को, तो उस नंबर को इनपुट लेंगे, तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि गिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो कि इनपुट ए एंड बी, सिंपली लिख दो इतना क्या, इनपुट ए एंड बी। हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू इनपुट करा दी। अब स्टेप 3 में क्या आएगा, कंपेयर करना है अगर नंबर को, तो हम लोग लिखेंगे यार देखो कंपेयर करने का मतलब क्या है कि या तो ए बड़ा होगा बी से, दूसरा क्या हो सकता है या तो बी बड़ा होगा ए से, तीसरा ये हो सकता है कि दोनों इक्वल हो। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर ए बी से बड़ा है, तो स्टेप 2 तक हो चुका था, हम लोगों ने इनपुट लिया था ए और बी का। तो स्टेप 3 में लिखेंगे हम लोग चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया स्टेप 3। तो स्टेप 4 में लिखेंगे, या स्टेप 3 में ये सिंपली ये लिख दो कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए। स्टेप 3 में क्या लिख रहे हैं हम लोग कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए, क्योंकि ए अगर बी से बड़ा है तो ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ये स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, सर दिख नहीं रहा सर। हाँ अब सर सर वो दिख नहीं। अभी सर प्रेजेंट कर रहे हैं स्लाइड, वो स्लाइड में दिया भी नहीं एग्जांपल, खुद बता रहा हूँ, अभी ये सुनते रहो बस। स्टेप 3 क्या था हम लोग का कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन सर, इसका प्रिंट ए। हाँ मिलेगा नोट्स मिलेगा, ग्रुप पे आ जाएगा। तो स्टेप 4 क्या होगा, मैंने बताया ना क्योंकि अगर 2 नंबर कंपेयर कर रहे हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहले ये कि ए बी से बड़ा हो, वो तो हमने कर दिया स्टेप 3 में। दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए स्टेप लिख लेते हैं, तो स्टेप 4 में लिखेंगे कि इफ़ बी इज ग्रेटर देन ए देन प्रिंट बी। तो अगर बी ए से बड़ा है तो बी को प्रिंट कर देंगे। ठीक, तो अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों नंबर बराबर हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग स्टेप 5 में कि इफ़ ए एंड बी आर इक्वल देन प्रिंट क्या करा देंगे, प्रिंट तक लेकिन सिंपल इक्वल प्रिंट करा देंगे तब हम लोग। ठीक है, तो फिर स्टेप लास्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, स्टॉप या एग्जिट कर सकते हैं आप, स्टॉप लिख दो या तो एग्जिट लिख दो, दोनों की चीज़ होती है। ठीक है, तो एल्गोरिथम के यार मैंने 3 एग्जांपल दे दिए हैं। ठीक, तो एल्गोरिथम सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है तो यार इसी प्रकार से हम लोग प्राइम नंबर को चेक करने का एल्गोरिथम बना सकते हैं। ठीक, उसको अगर अभी चलो अभी टाइम अगर मिलेगा लास्ट तो उसका बता देता हूँ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्लो चार्ट देखते हैं क्या होता है, सीधे को फिर क्या होता है। ठीक है, तो सर नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। अब यार हम लोग जैसे एल्गोरिथम उन्होंने देखा, एल्गोरिथम क्या था, एक कलेक्शन था स्टेप का कि किस तरीके से हम लोग किसी टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं, इस स्टेप पे कलेक्शन को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम जो होता है वो बेसिकली उन्होंने स्टेप लिखे थे इंग्लिश के फॉर्म में। ठीक, तो अब आता है फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट नाम समझ में आ रहा है, कुछ डायग्राम के फॉर्म में होगा, फ्लो होगा उसमें चार्ट फॉर्म में। ठीक, तो फ्लो चार्ट बेसिकली कुछ नहीं होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड एन फ्लो चार्ट। ये एक ग्राफिकल फॉर्म में हम लोगों ने एल्गोरिथम को लिख दिया तो इसी को हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो यार एडवांटेज इससे क्या होते हैं फ्लो चार्ट के, तो यार हम लोग को ये चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो अगर वो रिटन फॉर्म में और अगर वही ग्राफिकल फॉर्म में है, मतलब कुछ एनिमेटेड फॉर्म में बनाए वीडियो फॉर्म में है, तो एनिमेटेड फॉर्म में उसको ज़्यादा समझ आ जाता है। अगर लिखे फॉर्म में तो उसे कम समझ में आने वाला है या देर में समझ में आने वाला है। तो उसी प्रकार से अगर एक एल्गोरिथम है और एक फ्लो चार्ट है,
ये लोग फ्लो चार्ट को देख के जल्दी और इजीली समझ सकते हैं कि एक प्रोग्राम को या एक टास्क को किस प्रकार से परफॉर्म करना है। और वेरस एल्गोरिदम में हम लोग क्या है पूरा डिटेल फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट का एडवांटेज पहला यही है कि इसमें हम लोग बेसिकली कोई भी टास्क को, कोई भी फ्लो चार्ट को देख के समझ जाएंगे कि टास्क कर क्या रहा है, ये प्रोग्राम क्या टास्क देने वाला है, हम लोगों को क्या आउटपुट देने वाला है। तो फ्लो चार्ट जो होता है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है टू एन ह्यूमन, ठीक। जो फ्लो चार्ट में क्या है कि मान लो कोई भी प्रोग्राम है हम लोग का, इसको बनाना है, तो हम लोग पहले तो एल्गोरिदम लिखेंगे या तो उसका, या तो फ्लो चार्ट बनाएंगे। पर एल्गोरिदम में मान लो कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जबकि फ्लो चार्ट में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको फाइंड करना कंपैरेटिवली एक एल्गोरिदम के रिस्पेक्ट में ईजी रहता है एक फ्लो चार्ट में, ठीक। और यार फ्लो चार्ट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, वेराज एल्गोरिदम में ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो यार पहले डिसएडवांटेज क्या लिखी इसमें कि इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। हाँ ये तो है कि मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है तो उसका फ्लो चार्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर बन भी जाएगा तो दूसरा बंदा उसको इजीली नहीं समझ पाएगा, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग के फ्लो ऑफ लॉजिक्स रहेंगे वहाँ पे, उसको समझना थोड़ा दूसरे बंदे के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ना तो उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर दूसरा बंदा है उसको समझना थोड़ा वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिटर्न फॉर्म में है, एक एल्गोरिदम के फॉर्म में है, तो वहाँ पे उसको इजीली समझ लेंगे हम लोग। लेकिन अगर हम लोग का जो प्रोग्राम है, तो कोई टास्क है वो छोटा सा है, तो उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही बना करता है, क्योंकि वहाँ पे उसको समझना ईजी रहता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा या कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग उसको एक एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना ज़्यादा असर समझते हैं। हाँ, और अगर बड़ा प्रोग्राम है तो उसको मॉडिफाई करना उतना ही मुश्किल रहता है अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना है। क्योंकि फ्लो चार्ट में क्या है कि कुछ फ्लो ऑफ डायग्राम्स रहते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल लिखाए जाते हैं, किस प्रकार से हम लोग का कंट्रोल फ्लो होने वाला है। तो अगर कुछ ना कुछ चेंज, छोटा मोटा भी चेंज आता है तो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बदल जाता है हम लोग का। लेकिन एल्गोरिथम में क्या है, अगर कोई भी चेंज आ रहा है छोटा मोटा तो बेसिकली हम लोग को एक दो स्टेप चेंज करना है। लेकिन फ्लो चार्ट में क्या है, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट चेंज होता है। ये यहाँ पे डिसएडवांटेज यही है इसका। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, इसको बनाना भी इजी रहता है अगर हम लोग का प्रोग्राम छोटा है, ठीक। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हम लोग वहाँ देखेंगे किस प्रकार से हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। तो यार जैसे एल्गोरिथम में पहला स्टेप स्टार्ट का होता था, इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे भी पहला स्टेप क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, और लास्ट स्टेप क्या होने वाला है, स्टॉप का या एंड का होने वाला है। तो ये सब चीज़ पहले एक फ्लो चार्ट को बनाने के पहले हम लोग तो कुछ सिंबल सीख लेते हैं। तो यार पहला सिंबल आप देख रहे हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, सबको स्लाइड दिख रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो देख रहे हो पहला जो सिंबल लिख रहा है वो एक रेक्टेंगल बॉक्स बना है, ठीक। उसका नेम क्या है, प्रोसेस बॉक्स। अब जैसे नाम से लिखा है प्रोसेस, कोई भी चीज़ प्रोसेस करनी है अगर हम लोग को, तो हम लोग एक सिंबल यूज़ करते हैं जो होता है हम लोग का रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है। करता क्या फंक्शन, इंडिकेट एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेसर और मेमोरी। जैसे लिखा है कि कोई भी अगर हम लोग का इंटरनल वर्क है, जैसे कोई भी वेरिएबल है उसको हम लोग को मेमोरी प्रोवाइड करनी है, तो उसका यूज वो करने के लिए हम लोग हमेशा एक रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस बॉक्स, ठीक। जो दूसरा सिंबल है वो हम लोग का बना है रोम्बस फॉर्म में बना हुआ है कुछ, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। ये करता क्या है, मान लो कोई भी नंबर है उसका इनपुट लेना है, जैसे मैंने एल्गोरिथम बताया था कि दो नंबर को उन लोग को ऐड कराना है, तो सबसे पहले उन नंबर को तो लेना पड़ेगा ना, ए और बी को। तो उस इनपुट के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट या आउटपुट बॉक्स यूज़ करते हैं। और आउटपुट भी देना है, अगर जैसे हम लोग को प्रिंट सी करा रहे थे वो या डिस्प्ले सी करा रहे थे, तो उसके लिए भी हम लोग आउटपुट बॉक्स का यूज़ करते हैं। दोनों इनपुट और आउटपुट बॉक्स एक ही होते हैं रोम्बस के फॉर्म में, ठीक। तो यूज़ क्या होता है इसका, फिर से बता दे रहा हूँ। कोई भी नंबर को इनपुट लेना है हम लोग को यूज़र से, या उसको प्रिंट कराना है, तो हम लोग हमेशा आउटपुट बॉक्स यूज़ करते हैं। अब अगला बॉक्स जो आता है, सिंबल आता है, वो हम लोग का एक स्क्वायर बनाया, थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में बनाए, इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। अब ये करता क्या है, नाम से जो समझ में आ रहा है डिसीजन बॉक्स का नाम है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग डिसीजन लेते हैं या कुछ कंपैरिजन कराते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिसीजन बॉक्स। इसे लिखा है फंक्शन में कि यूज टू आस्क अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन अ बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट मतलब 1 और 0 के फॉर्म में। वहाँ पे 1 क्या होता है, ट्रू, और 0 क्या होता है, फॉल्स। तो कोई भी काम ऐसा जिसमें हम लोग को बाइनरी आंसर चाहिए, बाइनरी आंसर मतलब जिसका आंसर हमेशा यस या नो के फॉर्म में हो, उस क्वेश्चन को अगर हम लोग
यूज़ करने वाले हैं फ्लो चार्ट में, तो वो हमेशा हम लोग का एक डिसीजन बॉक्स के अंदर आता है। ठीक है, और डिसीजन बॉक्स होता कैसा है, एक स्क्वायर होता है या हमेशा एक काइट के फॉर्म में समझ लो, ये देखो काइट टाइप की बनी है ना सिंबल में। ठीक, इसके बाद जो आता है सिंबल वो हम लोग एक सर्कल है। और सर्कल क्या होता है, बेसिकली छोटा सा होता है, इतना बड़ा नहीं बनाते हैं। ये एक कनेक्टर होता है। अब कनेक्टर क्या करता है, कोई भी बहुत सारी चीज़ को कनेक्ट करता है। अब मान लो जैसे लेफ्ट साइड में एक फ्लो चार्ट बना है, उसमें आप देख रहे हो डिस्प्ले नंबर 1, डिस्प्ले नंबर 2 और स्टॉप, इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ किया है, कनेक्टर। कनेक्टर बेसिकली करता क्या है कि बहुत सारे हम लोग के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करता है और किसी एक पॉइंट पे दे देता है। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले नंबर 2 और डिस्प्ले नंबर 1 को इसने एक जगह पे इकट्ठा किया और फिर स्टॉप पे उसको इंजेक्ट कर दिया है। ठीक, तो कनेक्टर बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके किसी एक पॉइंट पे इंजेक्ट कर देता है। तो अगला जो आता है वो देख रहे हो कि रेक्टेंगल फॉर्म में इसकी लेफ्ट और राइट साइड में बाउंड्रीज बनी हुई है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्री डिफाइंड प्रोसेस। फंक्शन क्या होता है इसका, यूज टू इन्वोक अ सब रूटीन और एन इंटरप्ट प्रोग्राम। तो इसके बारे में जब आगे बताऊंगा तब आपको जल्द समझ आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा कि एक सब रूटीन क्या होता है, इंटरप्ट प्रोग्राम क्या होता है। ठीक, इसका बेसिकली इतना यूज़ भी नहीं होता है फ्लो चार्ट में, जब होगा आगे तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद लास्ट में जो आता है वो आता है टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या है, एक रेक्टेंगल ही होता है, बस साइड में क्या होता है उसी कुछ रेडियस से देते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ इसका रेडियस दे दिया है। अब टर्मिनल करता क्या है, फंक्शन क्या है इसका, इंडिकेट्स द स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ प्रोग्राम, प्रोसेस और इंटरप्ट प्रोग्राम। अब मान लो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो उसकी स्टार्टिंग में हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। एसओडी हम लोग सर्कल यूज़ कर, देखो स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट वहाँ पे लिखा है, एक इलिप्स फॉर्म में बना है लेफ्ट साइड में, फ्लो चार्ट जो है वहाँ पे इलिप्स फॉर्म में है, वो इसी को हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। ठीक, टर्मिनल होता है कि अगला एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट। ठीक, तो किसी भी प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं टर्मिनल को। अब लास्ट जो आ रहा है सिंबल वो आ रहा है लाइन्स। लाइन्स का दिखाता है कि यार मान लो स्टेप 1 हो गया, अब स्टेप 2 पर जाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ इंडिकेशन देंगे ना किस तरीके से जा रहे हैं, तो लाइन बताती है कि हम लोग कौन से स्टेप में थे और किस स्टेप में जा रहे हैं। तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग फ्लो लाइन्स का यूज़ करते हैं। ठीक, एक और बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने देखा था एक रेक्टेंगल बॉक्स। रेक्टेंगल बॉक्स क्या कर रहा था, इसको लोग बोलते हैं प्रोसेस बॉक्स बोलते हैं, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिंबल एक बना हुआ है। ये करता क्या था, हम लोग के कोई भी मेमोरी एलोकेशन वाला काम करता था। इसके बाद जो सिंबल था वो एक रोम्बस फॉर्म में था, वो इनपुट और आउटपुट बॉक्स था। करता क्या था, वो कोई भी 2 नंबर का या उससे ज़्यादा नंबर का इनपुट करता था या फिर उसको आउटपुट कराता था। इसके बाद हम लोग देखा डिसीजन बॉक्स, वो क्या करता था, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका बाइनरी आंसर हो, इसको अगर हम लोग को फ्लो चार्ट में यूज़ करना तो हम लोग हमेशा डिसीजन बॉक्स यूज़ करते थे। इसका कनेक्टर आता है, कनेक्टर क्या करता था हम लोग का, किसी भी बहुत सारे फ्लो ऑफ पॉइंट्स को एक ही खट्टा पे कनेक्ट करके एक पॉइंट पे इंजेक्ट कर देता था। फिर हमने देखा टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली इसको। ठीक, तो एग्जांपल देखते हैं पहला। क्या एग्जांपल में कर रहे हैं हम लोग, किन्हीं भी 2 नंबर, एग्जांपल सिंपली वही रखते हैं कि हम लोग को 2 नंबर का इनपुट लेना है और फिर हमको ऐड करके आउटपुट निकालना है सी के फॉर्म में। ठीक, तो यार एल्गोरिथम जैसे हम लोगों ने देखा था, इसका पहला स्टेप क्या था, स्टार्ट। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, पहला स्टेप स्टार्ट करना है। तो यार अब हमने स्टार्ट तो लिख तो दिया, अब बंदे को कैसे पता लगे कि यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा है प्रोग्राम हम लोग का। तो मैंने अभी बताया था एक सिंबल, इसका नाम था टर्मिनल सिंबल। इसका यूज़ क्या था कि किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग में हम लोग इस बॉक्स को यूज़ करते हैं। तो हमने स्टार्ट को इसलिए टर्मिनल बॉक्स लिखा हुआ है, देखो इलिप्स फॉर्म में बना हुआ है ना, वो टर्मिनल बॉक्स है हम लोग का। तो इस टर्मिनल बॉक्स में हमने स्टार्ट लिख दिया। इंडिकेशन क्या है कि हम लोग का प्रोग्राम हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो गया है, या हम लोग का फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक, इसके बाद स्टार्ट हो गया। अब एल्गोरिथम में स्टेप हो गया था कि हम लोग ए और बी को डिक्लेयर कर रहे थे, या ए और बी को कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग नंबर 1 और नंबर 2 कुछ ना कुछ इनपुट देने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि कोई भी नंबर का इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट बॉक्स यूज़ करते हैं, जो कैसा होता है कि रोम्बस शेप में होता है। देखो राइट साइड बना हुआ है इनपुट बॉक्स। ठीक, तो उन्होंने फिर रोम्बस शेप बनाया, उसके अंदर लिख दिया इनपुट नंबर 1। अब वहाँ पे इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2 ये भी लिख सकते हो। तो उससे क्या है, जो स्टेप 3 है तो नीचे जो लिखा है इनपुट नंबर 2 वो हट जाएगा। क्या लिखेंगे वहाँ पे, इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2। तो क्या हुआ वहाँ पे कि हमने नंबर 1 और नंबर 2 का इनपुट ले लिया। ठीक, अच्छा यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा ये एग्जांपल ही अलग है, जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ वो क्या है कि 2 नंबर को ऐड करने वाला। तो सबसे पहले ये डिसीजन वाला देख लेते हैं जो इसमें दिया गया है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 नंबर का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक, तो 2 नंबर का इनपुट तो ले लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग क्या चेक करना है कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। ठीक,
तो अगर मान लो हम लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या ए बी से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, या तो हाँ या तो ना होगा। तो बताया मैंने डिसीजन बॉक्स यहाँ पे यूज होने वाला है। तो डिसीजन बॉक्स क्या करता है, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर बाइनरी फॉर्म में होने वाला है, या तो हाँ या तो ना, तो उसके लिए हम लोग डिसीजन बॉक्स यूज करते हैं। तो उन्होंने एक काइट टाइप का डायग्राम बनाया, उसके अंदर क्या लिख दिया कि चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने ए को num1 बोला है और बी को num2 बोला है। तो उन्होंने डिसीजन बॉक्स के अंदर लिख दिया num1 इज ग्रेटर देन num2। अब देखो फ्लो लाइन कहाँ से गई है, एक गई है नीचे की साइड, एक गई है राइट साइड। तो अगर एक चीज़ याद रखना है कि जो डिसीजन बॉक्स है उससे हमेशा 2 ही लाइन निकलेगी, या 2 या मैक्सिमम 3। पहली कौन सी कि आंसर 1 के लिए मतलब ट्रू के लिए, दूसरा क्या नो के लिए। ठीक, तो अगर a इज ग्रेटर देन b है या num1 इज ग्रेटर देन num2 है, मतलब इसका आंसर ट्रू आ रहा है या 1 आ रहा है, तो राइट साइड हम लोग का फ्लो गया, देखो लाइन बनी हुई है फ्लो लाइन। तो वहाँ से क्या गया, अब अगर num1 num2 से बड़ा है तो num1 प्रिंट हो जाएगा। तो देखो वहाँ से ट्रू वाली लाइन में क्या लिखा है, डिस्प्ले नंबर 1। अब डिस्प्ले कराने के लिए हम लोगों ने रोम्बस क्यों यूज़ किया, ये आउटपुट बॉक्स यूज़ किया। देखो इनपुट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स काम क्या होता है, नंबर का इनपुट लेना या आउटपुट कराना है। अब हम लोग को यहाँ पे नंबर 1 को डिस्प्ले कराना है या प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है हम लोग का आउटपुट बॉक्स यहाँ पे। ठीक, लेकिन अगर नंबर 1 छोटा होता नंबर 2 से, मतलब नंबर 2 बड़ा होता, तो डिसीजन बॉक्स के अंदर जो लिखा है num1 ग्रेटर देन num2, तो फॉल्स हो जाता है हम लोग का, क्योंकि नंबर 2 बड़ा है हम लोग का। तो फॉल्स होने की कंडीशन में जो हम लोग का कंट्रोल है वो राइट साइड ना जाता, वो कहाँ जाता है, नीचे साइड जाता है। देखो वहाँ फॉल्स लिखा हुआ है, तो हम लोग कंट्रोल नीचे गया। अब नीचे क्या है, नीचे लिखा है नंबर 2 डिस्प्ले कर दिया हम लोगों ने उसका आउटपुट बॉक्स का यूज़ करके। ठीक, तो उसके बाद जो फ्लो है हम लोग का वो, अब देखो हम लोग का नंबर 1 या तो प्रिंट होगा या नंबर 2 प्रिंट होगा। अगर नंबर 1 बड़ा है तो नंबर 1 प्रिंट हो गया, अगर नंबर 2 बड़ा है तो नंबर 2 प्रिंट हो गया। तो हम लोग का जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करना है 2 लाइन को स्टॉप करना है, लेकिन हम लोग की अभी तक 2 लाइनें मिली हैं। क्या कौन सी लाइन मिली है, एक डिस्प्ले नंबर 2 के बाद फ्लो लाइन मिली, एक डिस्प्ले नंबर 1 के बाद फ्लो लाइन मिल गई। अब हम लोग को स्टॉप करना है अगर प्रोग्राम, तो दोनों लाइन को एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा। तो एक पॉइंट पे लाना है तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, वहाँ पे कनेक्टर यूज़ करेंगे। देखो कनेक्टर वहाँ यूज़ किया, मैं सर्कल छोटा सा बना दिया है। ठीक है, तो उस सर्कल से हम लोगों ने दोनों लाइन्स को कनेक्ट कर दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने एक सिंगल लाइन इसी तरफ बनाई, वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। तो बॉक्स कौन सा यूज़ किया, टर्मिनल बॉक्स वहाँ पे यूज़ किया है। देखो ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा 2 नंबर को कंपेयर करने का एक फ्लो चार्ट बना दिया। तो अगर हम लोग को, ये तो थोड़ा टिपिकल था, अगर हमें बहुत सिंपल देना है प्रोग्राम का, तो एंट्री कराने के लिए, एग्जिट कराने के लिए हम लोग को यूज़ क्या करना है, टर्मिनल का, टर्मिनल बॉक्स। अब टर्मिनल बॉक्स का शेप क्या होता है हम लोग का, एक रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, जिसका राइट साइड और लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ रेडियस दे दिया जाता है। देखो बना टर्मिनल बॉक्स हम लोग का। तो हम लोगों ने एक टर्मिनल बॉक्स बनाया, वहाँ पे लिख दिया स्टार्ट, फिर वहाँ से एक फ्लो लाइन बनाई, लाइन बना के नीचे हम लोगों ने उसको लाइन को कर दिया। फिर वहाँ पे अब हम लोग को 2 नंबर को ऐड करना है, तो उन नंबर को तो इनपुट देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे इनपुट बॉक्स बना दिया एक रोम्बस शेप का, उसमें लिख दिया इनपुट ए एंड बी। ठीक, तो 2 स्टेप हो गए हम लोग के, इनपुट ले लिया। अब ऐड कराना है नंबर्स को, ऐड मतलब कुछ ना कुछ, अच्छा ऐड क्या है, प्रोसेस है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही है ऐड करने के लिए। तो 2 नंबर को ऐड कराने के लिए हम लोग प्रोसेस बॉक्स यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने एक प्रोसेस बॉक्स लगाया, उसके अंदर लिख दिया ऐड ए एंड बी, या सिंपली उसके अंदर लिख दो ए प्लस बी, ये लिख दो। तो वहाँ पे हम लोग को 2 नंबर ऐड हो गए। अब उसके बाद हमने एक फ्लो लाइन बनाई नीचे की तरफ। अब हम लोग को ए और बी ऐड तो हो गया है, अब उसको प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा। अब सिंपली अगर प्रिंट कराना है तो उस ए प्लस बी का जो आंसर है उसको सी में स्टोर कराना पड़ेगा पहले, तो तभी तो हम लोग का आंसर प्रिंट होने वाला है। तो वहाँ पे जो हम लोगों ने ऐड ए प्लस बी किया था, उसके बाद हम लोग लिख देंगे नीचे कि स्टोर रिजल्ट ऑफ ए एंड बी इनटू सी। अब ये किस कौन से बॉक्स में आएगा बताओ, अच्छा कोई इनपुट बॉक्स में आएगा कि प्रोसेस बॉक्स में आने वाला है, तो बता सकता है कि हम लोगों ने 2 नंबर को इनपुट बॉक्स में, हाँ सही है, इनपुट बॉक्स में आ जाएगा कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करा रहे हैं हम लोग। ठीक, हम लोगों ने ए और बी के रिजल्ट को सी में इनपुट करा दिया है। देखो इनपुट ही तो करा रहे हैं ना, इसलिए हम सब बॉक्स यूज़ करेंगे। आउटपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, आउटपुट बॉक्स एक ही होता है, चीज़ याद रखना। ठीक है, तो सेम बॉक्स, हाँ वही रोम्बस बॉक्स बनाएंगे, वहाँ लिख देंगे हम लोग डिस्प्ले सी या प्रिंट सी। टास्क हो गया पूरा, अब कर देंगे हम लोग स्टॉप। तो फ्लो लाइन हमेशा याद रखें। हाँ अभी वो शायद सर डिस्कनेक्ट हो गए, आ रहे हैं अभी। तो यार देखो, जैसे कि अभी एग्जांपल वो था कंपैरिजन का 2 नंबर का, और उसका एल्गोरिदम था। अब देखो एल्गोरिदम तो था नहीं, इसमें
पीपीटी में एल्गोरिथम नहीं था 2 नंबर के कंपैरिजन का। नेक्स्ट स्लाइड में सीडो कोड है, ठीक है। पीपीटी में एल्गोरिथम नहीं था कंपैरिजन का, लेकिन फ्लो चार्ट में कंपैरिजन का एग्जांपल एक दिया था। तो इसलिए अभी समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि 2 नंबर को मान लो कंपेयर करा रहे थे हम लोग, तो उसका एल्गोरिथम जो था वो थोड़ा टिपिकल था, हम लोग थोड़ा देखने में समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है, लेकिन फ्लो चार्ट को देखते ही तुरंत वो समझ आ जाता था कि आप हम लोग 2 नंबर को कंपेयर करा रहे हैं और जो पढ़ा है उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि जब हम लोग फ्लो चार्ट होते हैं वो देखने में थोड़े अट्रैक्टिव भी होते हैं और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होते हैं। तो इसलिए हम लोग छोटे प्रोग्राम्स के लिए हमेशा फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उससे पहले हम लोग उसमें कुछ उसका ब्लूप्रिंट रखते हैं ना, तो वही ब्लूप्रिंट है हम लोग के लिए। फ्लो चार्ट हो गया, एल्गोरिथम हो गया, अभी सीडो कोड देखेंगे, ये सारे क्या हैं, ब्लूप्रिंट है। जैसे घर बनाना है, घर तो वैसे डायरेक्ट बना नहीं देंगे, पहले नक्शा बनाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो ये भी हम लोग के किसी प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट की तरह ही होते हैं, एक एल्गोरिथम, एक सीडो कोड, एक फ्लो चार्ट। तो अब आते हैं सीडो कोड के ऊपर। यार सीडो कोड क्या होता है? अब नाम समझ में आ रहा है, कोड भी लिखा है यहाँ पे, सीडो भी लिखा है। सीडो मतलब पूरे तरीके से नहीं आ रहा कम तो कोड मतलब सिंपली है कोड। तो एक सिंपल कोड और सीडो कोड में अंतर क्या होना चाहिए, या एक एल्गोरिथम एक सीडो कोड में अंतर क्या होता है? तो ये समझने के पहले समझते हैं सीडो कोड होता क्या है बेसिकली। तो यार जैसे हम लोग एक एल्गोरिथम में क्या था, हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे थे, 2 नंबर को ऐड कराना है तो सिंपली लिख दे रहे थे कि ऐड ए एंड बी, नंबर इनपुट लेना तो सिंपली लिख दे रहे थे। तो फ्लो चार्ट तक ही रखना है। अच्छा ठीक है, चलो फिर इतना ही रहने दो यार। फ्लो चार्ट फिर सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. बता दो इसे फिर अब। हाँ यार सीडो कोड देख ही लेते हैं क्योंकि तीनों एक ही चीज़ ही तो है हम लोग के, ब्लूप्रिंट है, तो सीडो कोड समझ लेते हैं। यस सर, दिखा। यार जैसे एक एल्गोरिथम था, इसमें हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे थे। जैसे इनपुट नंबर्स को लेना है तो लिख रहे थे इनपुट ए एंड बी, उनको ऐड करना है तो लिख रहे थे ऐड ए एंड बी। लेकिन सूडो कोड क्या है कि इसमें हम लोग कोडिंग के फॉर्म में लिखते हैं कि दीदी एक एल्गोरिथम को, मतलब कि एक एल्गोरिथम भी है, एक सूडो कोड, एक पूरे तरीके से कोड भी है, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन है, एल्गोरिथम और एक फुल कोड, उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सूडो कोड। ठीक, एग्जांपल लेते हैं, वही ए और बी को ऐड करना है। ठीक, तो यार किसी भी अब नंबर को ऐड करना है तो उससे पहले उसको इनपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको लिखते हैं स्टेप 1 में इनपुट ए या बी, इनपुट ए कॉमा बी, जैसे हमने इसको लिखा है एल्गोरिथम में क्या लिखा है, रीड ए बी। लेकिन सूडो कोड में फंक्शन, अरे तो सूडो कोड क्या लिख दिया, सूडो कोड में बेसिकली इतना लिख दो आप कि इनपुट ए बी। अब स्टेप 2 में एल्गोरिथम में क्या लिखा है कि गेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोग पूरा एक आधा अधूरा कुछ ना कोड लिख देते हैं। जैसे लिखा है मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर इंटीजर ए बी सम लिखा है, रीड इन ए कॉमा बी, फिर ऐड ए बी सेट इट टू सम लिखा है। ठीक, तो बेसिकली ये समझो, अभी एग्जांपल ना समझना, अभी इतना समझ लो, ये जो सूडो कोड होता है वो एक एल्गोरिथम भी होता है और एक कोड होता है, दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सूडो कोड। ठीक, मतलब ये बोल सकते हैं सूडो कोड को कि इट इज़ मोर देन एन एल्गोरिथम बट लेस देन अ फुल कोड। सूडो कोड इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम एंड अ फुल कोड। इतना बस समझ लो कि सूडो कोड में हम लोग एल्गोरिथम और एक फुल कोड का कॉम्बिनेशन की तरफ रखा जाता है। तभी उसमें हम लोग टेक्निकल वर्ड भी यूज़ करने वाले हैं, एक कीवर्ड्स भी यूज़ करने वाले हैं, लेकिन फुल्ली वो कोड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग रन करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। फुल कोड और सूडो कोड में यही अंतर है कि एक नॉर्मल सूडो कोड को हम लोग किसी भी इंटरप्रेटर को देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर एक फुल कोड को देते हैं तो पूरा समझ जाता है। ठीक, तो यार इतना ही रखते हैं आज के लिए। तो सबको शायद समझ ही आ गया होगा कि सूडो कोड क्या होता है, चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम।